हेलो एवरीवन, इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं हूं आतिफा काजी। और आज का जो टॉपिक है वो देश भर में डीजल की खपत और बिक्री से संबंधित है। तो और क्योंकि ये इकोनॉमी से जुड़ा मुद्दा है तो इसलिए आपके जीएस पेपर 3 को कवर करेगा। दरअसल इस साल में यानी जो 2021 की जो जनवरी है, इसकी 1 से 15 जनवरी तक के देश भर में डीजल की बिक्री को लेकर आकलन जारी किया गया है कि जो उसमें देश भर में जो डीजल की बिक्री है उसमें कमी दर्ज की गई है, और जो कि दिसंबर की इसी अवधि के मुकाबले 6.6% की जो इसमें कमी है वो दर्ज की गई है। तो इस आकलन के तहत क्या कहा गया है और ये कमी क्यों आई है, ये हम इसके कारणों पर बाद में बात करेंगे आगे। लेकिन अभी हम ये देख लेते हैं कि जो ये आकलन किया गया है इसमें क्या कहा गया है। तो जैसे मैंने बताया कि जो 1 से 15 जनवरी के दौरान 2021 के 1 से 15 जनवरी के दौरान जो आकलन जारी किया गया है उसी के मुताबिक दिसंबर की इसी अवधि के मुकाबले इसमें 6.6% की गिरावट आई है। तो ये जो गिरावट दर्ज की गई है तो ये दिसंबर के बाद अब दर्ज की गई है। हालांकि अब अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे कारण नहीं हैं कि जिसकी वजह से ये अचानक कमी दर्ज की गई, तो हम इस कारण को भी आगे समझेंगे। पहले हम जो ये आकलन है इसको समझ लेते हैं। और इसके मुताबिक सिर्फ डीजल की बिक्री में ही नहीं कमी दर्ज की गई है, बल्कि जो गैसोलीन और जेट ईंधन है, जेट फ्यूल्स हैं, और इसके अलावा एलपीजी के बिक्री में भी गिरावट दर्ज की गई है, इसमें कमी आई है। हालांकि जो मोटर ईंधन है उसकी बिक्री एक साल पहले की तुलना में 8.5% अधिक हुई है, जिसकी वजह हम कह सकते हैं कि 2020 में जब कोरोना वायरस के जो रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे उसमें कुछ आसानी दे दी गई थी, कुछ ईज कर दी गई थी, जबकि फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा था। तो उस वजह से ये जो है कुछ इसमें बढ़ोतरी देखी गई, लेकिन खपत में जो है फिर भी कमी रही। इसके अलावा जो ये कमी दर्ज की गई है वो 2020 में देश की पेट्रोलियम मांग में बीते 2 दशक से भी ज्यादा समय में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी कमी दर्ज की गई है। और जैसे मैंने बताया कि जो दिसंबर के वक्त पर जो ये ज़्यादा थी वो इसी वजह से थी क्योंकि इसमें कोरोना के टाइम पर जब फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा था, तो नवंबर दिसंबर के दौरान जब फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा था उस टाइम पर कोरोना की कोरोना पेंडेमिक को लेकर जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनमें कुछ आसानी दे दी गई थी, कुछ छूट दे दी गई थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ग्रो हुआ था। और अगर हम बात करें देश भर में जो 3 बड़ी कंपनीज हैं उनका ईंधन में, जो देश का कुल ईंधन है उसकी बिक्री में कितनी % भागीदारी है, कौन कौन सी कंपनीज? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन। इसकी देश की जो कुल ईंधन बिक्री है इसमें कितने % की भागीदारी है? 90% की। चलिए अब हम आगे बात करते हैं कि इस गिरावट का कारण क्या है। तो अब आप सभी के कोरोना वायरस तो पिछले साल पूरे साल ही रहा, पिछले पूरे साल हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन अब क्या कारण हो सकता है कि जनवरी, क्योंकि दिसंबर में हमने देखा कि थोड़ी सी अप हुई, थोड़ा ग्रो हुआ, लेकिन अब जनवरी के, क्योंकि ये आंकड़े 1 से 15 जनवरी के हैं, तो अब जो है हम कोरोना वायरस, क्योंकि अब सारी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट खुल चुकी हैं, जो भी रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए थे कोरोना पैंडेमिक के दौरान, जो भी कोरोना वायरस के दौरान जितने भी रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी उनमें से ऑलमोस्ट सभी खुल चुकी हैं, सारे एक्टिविटीज़ खुल चुकी हैं, सारी एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो फिर कोरोना वायरस का जो असर है तो वो अब कहाँ ज़्यादा रहा? तो जैसा हम सभी देख रहे हैं कि कोरोना वायरस का तो पूरे साल चलता ही रहा, लेकिन अब जो हाल फिलहाल देखा जा सकता है तो उसमें हम देख सकते हैं कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मर्स का, जो किसानों का जो आंदोलन है, तो इसको भी एक कारण मान सकते हैं क्योंकि ये अभी ज़ोरों पर है। तो इसकी भी एक वजह हो सकती है जिससे कि हो सकता है सप्लाई ही पीछे से कम हो और इसमें इसी की वजह से खपत जो है वो उसमें कमी आई हो। और क्योंकि कोरोना के टाइम पर जो था, कोरोना के पूरे टाइम जो लॉकडाउन लगा था उस पूरे टाइम पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट था उसमें रेस्ट्रिक्शंस थी, यानी उसको इस्तेमाल करने की रेस्ट्रिक्शंस थी, जिसकी वजह से जो था लोग निजी वाहनों को, यानी जो अपने प्राइवेट व्हीकल्स हैं उन्हीं को यूज़ करने के पक्ष में ज़्यादा थे। क्योंकि जब हम कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले रहे थे तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस थी, जैसे बसेस वगैरह में था कि एक पर्टिकुलर जो संख्या है लोग की इतने ही बैठ पाएंगे, उसके अलावा उसमें ज़्यादा लोग नहीं बैठेंगे। तो इसकी वजह से लोग जो थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के
पक्ष में ज़्यादा थे, तो जिस वजह से भी खपत कम हुई होगी, और अगर खपत कम हुई तो जाहिर बात है बिक्री कम रही। और इसका एक मेन फैक्टर हम अभी ये मान सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग जो है वर्क फ्रॉम होम में हैं, काम कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ चल रही हैं, लेकिन वर्क फ्रॉम होम में है, तो जिसकी वजह से आवाजाही जब कम होगी तो जाहिर बात है तो उससे खपत में भी कमी होगी। तो वर्क फ्रॉम होम जो है इसका एक फैक्टर हो सकता है और इम्पॉर्टेंट। और औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, क्योंकि जाहिर बात है जब पूरे साल ये जो कोरोना की वजह से जो आर्थिक रफ्तार है वो सुस्त पड़ गई, जो अर्थव्यवस्था है वो सुस्त पड़ गई उसमें, तो उसकी वजह से उसका सीधा सीधा असर जो है औद्योगिक उत्पादन पर पड़ा। जब लोगों के पास रोजगार नहीं तो उत्पादन कहाँ से होगा, जब जॉब्स नहीं है तो उत्पादन कहाँ से होगा, और जब लोगों के पास रोजगार नहीं, पैसा नहीं, तो खरीदेंगे कैसे चीज़ों को, तो उसकी वजह से उत्पादन नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों का एक साइकिल है जिसकी वजह से जो है इन सब का सीधा असर जो है इसकी डीजल की खपत पर पड़ा, बिक्री पर पड़ा, जिन सब का। अब हम बात करते हैं भारत में ईंधन की मांग की। तो यहाँ पहले ये समझना ज़रूरी है कि जो डीजल है वो देश में बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन है, और ये जो इकोनॉमिक हेल्थ है, यानी जो अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य के लिए एक प्रॉक्सी का काम करता है। इसका मतलब यहाँ ये हुआ कि जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई एक ट्रांसपोर्टेशन पे, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डीजल का यूज़ होता है, तो अगर मान लीजिए एक ट्रक को ट्रांसपोर्टेशन के लिए 20 लीटर जो है डीजल भरवाना पड़ा, लेकिन अगर उस पर 1 रुपये बढ़ गया तो उसकी टोटल कॉस्ट कितनी बढ़ गई, 20 रुपये बढ़ गई, क्योंकि 1 लीटर पर 1 रुपये बढ़ा तो 20 लीटर पर 20 रुपये बढ़ गए। अब वो इसको कहाँ एडजस्ट करेगा, वो इसको आगे एडजस्ट करेगा कच्चा माल या जो भी वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है। जैसे मान लीजिए सब्जी पर उससे पैसे बढ़ गए क्योंकि सब्जी का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया, तो जब सब्जी में पैसे बढ़ेंगे तो आगे जो उसको बेचेगा सब्जी वाला वो उस पर पैसे बढ़ाएगा। तो ये एक पूरा साइकिल है जिसकी वजह से इसका मतलब ये हो कि कच्चे माल से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने तक हर चीज पर कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ये इसका सीधा सीधा असर इकोनॉमी पर दिखता है, और सीधे सीधे जो महंगाई है वो नजर आती है, यानी उसका रिफ्लेक्ट जो है वो सीधा सीधा पड़ता है कि अगर डीजल पर पैसे बढ़ गए तो अब एक इसमें यहाँ पर ये भी, अब मान लीजिए डीजल पर पैसे नहीं बढ़े लेकिन खपत बढ़ गई। अब खपत किस तरीके से बढ़ गई कि अगर यहाँ से लेकर यहाँ पर एक कोई ट्रक खड़ा है और वो किसी ट्रैफिक में फंस गया और उसको यहाँ जाना है जहाँ पे मान लीजिए 1 घंटे का टाइम उसको लगता है यहाँ पर पहुँचने में, लेकिन अब वो यहाँ जो फंस गया तो यहाँ तक 1 घंटे का जो टाइम है वो उसको 4 घंटे में लगा पहुँचने में। तो वो यहाँ ना बंद करने की स्थिति में है, ना ही अपना ट्रक ना ही चलाने की स्थिति में है, आगे बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वो उसको स्टॉप नहीं करेगा, उसको बंद नहीं करेगा इंजन को। तो उससे जो वो 4 घंटे जो लग गए, 1 घंटे यानी जो उसका डीजल 4 घंटे यानी 4 घंटे के लिए चलता, तो 4 गुना खपत उसकी यहाँ बढ़ गई कि 1 घंटे में जहां उसे पहुंचना था वहां 4 घंटे में पहुंचा। तो जितना 1 लीटर अगर डीजल लगना था तो 4 लीटर डीजल वहीं लग गया उसका, तो उससे खपत बढ़ गई। तो वो उस पैसे को भी कैसे एडजस्ट करेगा, आगे एडजस्ट करेगा, कॉस्ट बढ़ेगी हर चीज की। तो इसका सीधा सीधा जो रिफ्लेक्शन है वो नजर आता है इकोनॉमी पर, यानी कि सीधा सीधा इसमें महंगाई बढ़ती है। तो अब यहाँ ट्रांसपोर्ट, अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो डीजल का कितना शेयर है, तो यहाँ इसको 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट। तो ये ट्रांसपोर्ट है, ये पूरा ट्रांसपोर्ट में इसका हिस्सा है 73.6% और नॉन ट्रांसपोर्ट में इसका है 26.4%। तो नॉन ट्रांसपोर्ट में कौन सा आ गया, जैसे मोबाइल टावर्स आ गए, इंडस्ट्री आ गया, या एग्रीकल्चरल यूज से जितने जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह, पंप सेट, ये सब चीजें एग्रीकल्चरल यूज के लिए, ये सब नॉन ट्रांसपोर्ट में आ गया। ट्रांसपोर्ट में हैवी व्हीकल्स आ जाते हैं, और भी सारे व्हीकल्स आ गए, कार्स आ गई, सारी प्राइवेट जितने भी व्हीकल्स हैं वो सारे इसमें आ गए, 3 व्हीलर्स, 2 व्हीलर्स, ये सारे जितने बसेस वगैरह ये सब इसी के अंदर आते हैं। तो ट्रांसपोर्ट में ये सारे कवर होंगे और नॉन ट्रांसपोर्ट में ये सारे कवर होंगे। चलिए, अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो डीजल है उसका देश की जो कुल परिष्कृत ईंधन की बिक्री है उसमें कितना % हिस्सा है डीजल का, 40% हिस्सा है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत जो है सस्ती, सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में प्रगतिशील है, यानी कि
अगर हम बात करें ऊर्जा की, तो भारत जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि अगर हम तेल की बात करें तो तेल के मामले में हम ज़्यादातर आयात पर निर्भर हैं और जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसलिए जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसकी तरफ भारत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, उसकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहा है। और अगर हम बात करें इसी की, तो भारत जो है आईएसए का सदस्य है, यानी अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का उसका मेंबर है। और क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां साल के ज़्यादातर महीने धूप रहती है, सौर ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, तो इसलिए जो है भारत रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सौर ऊर्जा की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहा है। और इसी की वजह से भारत जो है ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता दे रहा है। मैंने बताया कि भारत जो है आईएसए का मेंबर है, और ऊर्जा सुरक्षा का मतलब इसको हम इस तरीके से समझे, भारत में ऊर्जा सुरक्षा को 3A में बांटा जाता है। 3A यहाँ क्या है, यानी अवेलेबिलिटी, यानी उपलब्धता, उसके बाद दूसरा है एक्सेस यानी पहुंच, और तीसरा है अफोर्डेबिलिटी। ये 3A है इसके। इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है किसी को भी, जो ऊर्जा सुरक्षा का मतलब अगर हम यहाँ समझें, तो ऊर्जा सुरक्षा का मतलब यही है कि जो ऊर्जा है उसको लोगों तक पहुंचाना बिना किसी बाधा के, यानी निर्बाध रूप से जो लोगों तक ऊर्जा की पहुंच है वो सुनिश्चित हो सके, यही है ऊर्जा सुरक्षा। तो भारत इसी की दिशा में काम कर रहा है। अब लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं इन सब के मामले में, कुछ चुनौतियां भी हैं। वो क्या चुनौतियां हैं? तो सबसे पहला तो यही है कि जो बढ़ती जनसंख्या है उसको देखते हुए भारत के सामने एक चुनौती है। जो बढ़ती जनसंख्या है ये भारत के लिए कई मामलों में बड़ी चुनौती है, जिसकी वजह से भारत में कोई भी जो किसी भी सुधार को इम्प्लीमेंट करने में उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है बड़ी जनसंख्या की वजह से। और कोरोना महामारी ने पहले ही अर्थव्यवस्था की जो रफ्तार थी पहले ही सुस्त चल रही थी, और कोरोना महामारी ने कोरोना पेंडेमिक ने उसको और ज्यादा सुस्त कर दिया, जिसका असर जो है हर क्षेत्र पर पड़ा, और इसी की वजह से जो ट्रांसपोर्टेशन है उस पर भी उसका असर पड़ा। तो सीधा सीधा उसका असर जो है वो डीजल की खपत और बिक्री पर नजर आता है, क्योंकि जब लोगों की आवाजाही खत्म हो गई, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना पेंडेमिक के दौरान जब लॉकडाउन लग गया तो आवाजाही बिल्कुल ठप पड़ गई। तो इस तरीके से उसका सीधा असर जो है डीजल की खपत और बिक्री दोनों पर पड़ा। अब अनुकूलन की लागत है, अनुकूलन यानी अडेप्टेशन की लागत, यानी जो उसकी कॉस्ट अडेप्टेशन की। जैसे मैंने बताया कि भारत जो है वो सौर ऊर्जा की तरफ काम कर रहा है, लेकिन जो उसकी टेक्नोलॉजी है तो वो काफी महंगी है दरअसल। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको अडेप्ट करने के लिए जो उसकी कॉस्ट है वो एक बड़ी चुनौती है यहाँ पर। इसके अलावा जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी भी जो है हमारे पास कमी है, यानी जो प्रशिक्षित जनसंख्या, प्रशिक्षित लोग हैं उनकी कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो बहुत सारी जो ये सब कमियां हैं इसकी अडेप्टेशन के लिए वो एक दिक्कत है। और बैंकिंग क्षेत्र का तो पहले ही हाल पता है कि बढ़ते एनपीए की वजह से पहले ही खस्ता हाल है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, फाइनेंस का इशू है इसकी वजह से। और जो तनावग्रस्त जो बिजली क्षेत्र है वो पहले ही लॉस में चल रहा है, जो उसके ग्रिड्स हैं, जो पावर ग्रिड्स हैं वो पहले ही लॉस में चल रहे हैं, उनको रिवाइवल की ज़रूरत है, रिफाइनेंसिंग की ज़रूरत है, उनको फिर से रिवाइव करने की ज़रूरत है। और ये जो है इसी वजह से ये भी एक चुनौती है। और निजी निवेश जो है, क्योंकि इसमें निजी निवेश नहीं, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि लागत यानी जो कॉस्ट है, तो निजी निवेश अगर होगा तो निजी निवेश की कमी की वजह भी जो है यहाँ पर एक चुनौती है। अब ऐसे में क्या कदम उठाए जा सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हम बात करें तो निजी निवेश, जैसे हमने कहा कि उसकी टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए अगर हमें सौर ऊर्जा में आगे काम करना है तो उसकी टेक्नोलॉजी जो है, क्योंकि वो काफ़ी महंगी है, स्किल्ड मैन पावर की हमारे पास कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो उन सब चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास जो है फाइनेंस की भी कमी है। तो उसके लिए हम निजी निवेश को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो निजी निवेश को प्रोत्साहित करके उससे हमें इन सब चीज़ों में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, स्किल्ड मैन पावर लेने में, उसमें हमें बेनिफिट मिलेगा। और इसके अलावा अगर हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई को सपोर्ट करते हैं, उसको प्रोत्साहित करते हैं,
तो उससे जो बड़ी बड़ी MNCs हैं, बाहर की जो कंपनियां हैं, वो उन यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगी, तो उससे भी हमें अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें पूरा करने में मदद मिलेगी। और जो भी एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, उस प्रणाली को थोड़ा मजबूत करने की ज़रूरत है। यानी कि जो कई बार जो हमें किसी भी प्रोजेक्ट के लिए जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो लंबे एक प्रोसेस से गुजरने की वजह से अटका रहता है, तो उसको भी एक मजबूत प्रणाली बनाने की ज़रूरत है, जिससे कि सही टाइम पर तरीके से जल्दी से क्लियरेंस मिल जाए, सारे मानकों को पूरा करते हुए क्लियरेंस मिले और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ सके। और बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों के लिए अधिक निवेश, जैसे मैंने बताया कि हम अगर इन्वेस्टमेंट, निजी इन्वेस्टमेंट को भी हम प्रोत्साहित करेंगे, साथ साथ हम FDI को प्रोत्साहित करेंगे, तो उससे हमें अपने जितने इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जो टेक्नोलॉजी है, उसको अपनाने में मदद मिलेगी। साथ साथ जो जनसंख्या है, हम उस जनसंख्या को, बढ़ती जनसंख्या हमारी क्योंकि एक चुनौती है, लेकिन हम उसको स्किल्ड करके उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये सारे जो हैं, ये सारे कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए अब हम नोट कर लेते हैं आज का प्रश्न। डीजल को स्वस्थ अर्थव्यवस्था का छद्म कारक कहा जाता है, उक्त कथन को विस्तार में समझाइए। साथ ही भारत के परिवहन क्षेत्र में पेट्रोलियम ईंधन की मांग की संपूर्ति के प्रमुख स्रोतों के बारे में बताइए। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ आया होगा आज के टॉपिक को देखते हुए, क्योंकि इसी टॉपिक पर बेस्ड है और ये मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो इस प्रश्न को अच्छे से तैयारी कीजिए और मुलाकात होगी फिर अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।